गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। क्या खरीदें क्या बेचें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। मार्केट्स में हम देख रहे हैं कि लगातार गिरावट ही देखने को मिल रही है। 7 दिन से हम देख रहे हैं कि निफ्टी में लगातार कमजोरी के साथ ही कारोबार देखने को मिल रहा है। थोड़ी कोशिश जरूर देखने को मिली है कि लोअर लेवल से मार्केट रिकवर हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे 7 दिन से नतीजा वही निकल के आ रहा है, लाल निशान के साथ। मंदड़ियों की गिरफ्त में बाजार आपको साफ तौर पर नजर आएगा। तो ऐसे बाजार में अब आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए? हमारे सामने अब 2 राज्यों के चुनाव भी हैं, उसके नतीजे भी आने वाले हैं। क्या ये बाजार की दिशा जो है उसको पलट पाएंगे? क्या इससे ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा? इस सवाल का जवाब लेते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मार्केट एक्सपर्ट और ओपिनियन मेकर अरुण केजरीवाल जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मनी 9 पर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग संदीप जी। और उम्मीद ये करते हैं कि कल चुनाव होने वाले हैं, उसके पहले शायद बाजार में कुछ परिवर्तन होने की संभावना होती है कि नहीं, उस पर चर्चा करें। बिल्कुल, उम्मीद हम यही कर रहे हैं और यही मान के चल रहे हैं कि शायद इसी से ट्रेंड रिवर्सल होता वो दिखेगा। तो कैसे आपको चुनाव से पहले तैयारी करनी है उसके ऊपर बात करें, लेकिन पहले ये समझते हैं कल का बाजार कैसा था। कल के बाजार में हमने देखा सर उठापटक बहुत ज़्यादा थी। बाजार में हमने देखा रिकवरी की कोशिश हुई, लेकिन उसके बाद फिर से हाई लेवल से प्रेशर भी बनता हुआ दिखा। तो बाजार में उठापटक बहुत थी। एक समय हमने जो 23,600 का लेवल है वो भी निफ्टी पर पार होते हुए देखा, लेकिन 23,556 जो कि निफ्टी का 200 डीएमए लेवल है उसके भी नीचे जाकर बाजार में हमने क्लोजिंग बनती हुई दिखी है। जो क्लोजिंग हुई है वो 23,453 पर हुई है। और पिछले 7 दिन से अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 24,500 के आसपास से बाजार गिरना शुरू हुआ है और वहां से अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 1,030 अंकों के आसपास की गिरावट निफ्टी में, कल के जो 80 पॉइंट के आसपास की गिरावट हमने देखी है उसको मिलाकर बनती हुई दिखी है। बैंक निफ्टी 2 दिन से जरूर आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। 2 दिन से लगातार हरे निशान में बंद हो रहा है। लो लेवल से रिकवरी भी वहां पे देखने को मिली और वो टिकाऊ भी है, लेकिन बाजार है कि गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है बाजार में। तो सर सवाल अब यही है, उम्मीद भी यही है, इनफैक्ट महत्वाकांक्षा है, क्योंकि जिस तरह से एफआईएस की बिकवाली हो रही है, बाजार लगातार गिर रहे हैं, 7 दिन से हम लगातार लाल निशान में बंद हो रहे हैं। क्या है जो राज्यों के चुनावी नतीजे आएंगे, कल महाराष्ट्र में भी चुनाव हैं, क्या इससे ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा? ऐसे उम्मीद करना सही रहेगा बाजार में सर? देखिए, बाजार उम्मीद पर ही टिका रहता है। और ये जिसे कहते हैं कि फिलहाल जितने बड़े कारण थे वो सब आकर चले गए, लेकिन बाजार में बदलाव नहीं देखने को मिला। तो अब जो एक कारण जो बचता है, चाहे कितनी भी छोटी उम्मीद हो या कितनी भी बड़ी उम्मीद हो, वो यही है कि ये जो चुनाव के पहले एग्जिट पोल आएंगे बुधवार को शाम को, और फिर नतीजे आएंगे शनिवार को। इसके बाद बाजार में कुछ रुझान में बदलाव हो जाए, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। तो क्या सर ये मानकर चलें कि जिस तरह के चुनावी नतीजे आएंगे, अगर मान लीजिए केंद्र में बीजेपी है, अगर वैसे ही नतीजे राज्यों में भी आते हुए दिखे, अगर स्टेट में भी वैसा ही रिफ्लेक्शन दिखता है, तो क्या उससे बाजार में ये जो गिरावट का माहौल है वो थम जाएगा, एफआईएस की बिकवाली रुक जाएगी? संदीप, मौजूदा स्तर ऐसा है कि झारखंड में नॉन बीजेपी स्टेट चल रही है या सरकार चल रही है। महाराष्ट्र में जो मिली जुली सरकार है 3 पार्टी की, इनमें से 2 पार्टी के 2 विभाग हो चुके थे, विभाजन हुआ था। तो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स काफी जो कहते हैं ना पेचीदा है। एक तरह से 5-6 पार्टी यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, एक एक पार्टी में 2 फैक्शन है। तो जनता ये चाहती है महाराष्ट्र में कि इस बार नतीजे के बाद एक स्पष्टीकरण हो जाए कि किसे सरकार चलाना है, नहीं चलाना है। क्योंकि अब काफी एक जिसे कहते हैं मिश्रण, खिचड़ी, ये टाइप के सब शब्द यूज हो रहे हैं। अगर ये ऐसा हो जाता है तो बाजार के लिए भी एक आउट ऑफ द ब्लू ट्रिगर मिलेगा, जिससे कि बाजार में कुछ रुझान बदले और बाजार को एक किरण मिले कि भाई कुछ तो बदला।
ठीक है सर, जैसे आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो राजनीति है वहाँ पे खिचड़ी पक रही है, बहुत ज़्यादा मिली भगत सी लग रही है। ऐसा ही कुछ मिश्रण टाइप का जो माहौल है वो बाजार में भी है, क्योंकि तरह तरह की रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही है, चाहे वो गोल्डमैन सैक्स की हो, मॉर्गन स्टैनले की हो, CLSA की हो। हालांकि वो सब यही इशारा कर रही हैं कि चाइना के बाजार अब उतने अट्रैक्टिव नहीं रहे जैसा माना जा रहा था स्टिमुलस पैकेज की होप में, और वो जो पैसा FIs का निकल के चाइना में जा रहा था जैसा माना जा रहा था, वो शायद वापस भारत में आता हुआ दिखा गया, या फिर FIs भारत में वापस लौटते आते हुए दिखेंगे। CLSA की रिपोर्ट तो यही कह रही है कि उन्होंने अपना 20% एलोकेशन कर दिया है भारत में, और ओवरवेट का स्टैंड फिर से मेंटेन कर लिया है भारत के ऊपर। तो इन रिपोर्ट्स को कैसे देखना चाहिए सर? क्या इन पे भरोसा करना चाहिए? क्या इससे बाजार में कॉन्फिडेंस लौट आएगा? संदीप, दो तरीके से इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। एक, क्या ये हकीकत होगी या नहीं होगी, ये समय बताएगा। हो सकता है 10-15 दिन, 30 दिन, 45 दिन के बाद अपने को इसका इम्पैक्ट देखने को मिले। जो हकीकत है वो ये है कि विदेशी संस्थागत निवेशक बेच रहे हैं, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, और उनकी बिकवाली और इनकी खरीदारी वो लगभग 90 से 95% मैच्ड है। मान लीजिए उनकी खरीदारी कम होती है और इनकी माफ कीजिए, उनकी बिकवाली, गोरों की बिकवाली कम होने लगती है, और यहां पर ये भी खरीदारी कम करने लगते हैं, तो ये आप मान सकते हो कि जितना वो दबाव ला रहे थे वो एब्जॉर्ब हो रहा है। ये इनको बाजार को पुश करने की दरकार नहीं है। लेकिन अगर डोमेस्टिक फंड्स को ये समझ में आ जाता है अब उनको खरीदना है, तो इनके पास ताकत होनी चाहिए कि वो सस्ते में माल न बेचे। और मैंने जो चीज बेची थी आज से 1.5 महीने पहले, अगर मैं उसको वापस खरीदता हूं तो मौजूदा भाव में मुझे वो आइटम नहीं मिलनी चाहिए। मुझे 5-10% प्रीमियम देने के बाद ही वो आइटम मिले। तब जाकर गोरों को ये समझ में आएगा कि भारतवर्ष में भी इन्वेस्टर स्मार्ट हो रहे हैं। ये होने की संभावना है। और म्यूचुअल फंड के पास में फिलहाल जो बेस बना है उससे वो ये कर सकते हैं। इनके पास जो पैसे आ रहे हैं SIP के तहत, वो रिकॉर्ड ऊंचाई, रिकॉर्ड लेवल पर है। 25-26 हजार रुपए को भी पार कर चुके हैं महीने के तौर पर। तो मेरे ख्याल से सेटिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। आने वाले 1-1.5 महीने में ये जब प्ले आउट करेगा तो ये मालूम पड़ जाएगा किसका पलड़ा भारी है। किसका पलड़ा भारी है वो तो समझ आ जाएगा। लेकिन सर, ये जो आप स्मार्टनेस की बात कर रहे हैं जो कि गोरों को महसूस करानी चाहिए या फिर विदेशियों को महसूस करानी चाहिए, वो शायद बैंक निफ्टी से नजर आ रहा है, क्योंकि बैंकों में हम देख रहे हैं कि लगातार बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। बाजार भले ही 7 दिन से गिर रहा है, 2 दिन से बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं कि हरे निशान के साथ क्लोजिंग होती हुई नजर आ रही है। कल भी आप देखिए, भले ही छोटी खरीदारी थी, लेकिन फिर भी 200 अंकों के आसपास की मजबूती के साथ बैंक निफ्टी का बंद होना अपने आप में ये दिखाता है कि निफ्टी की बनस्पत किस तरह का आउट परफॉर्मेंस फिलहाल बैंकों में देखने को मिल रहा है। तो ये जो आउट परफॉर्मेंस है सर, इसको आप कैसे रीड कर रहे हैं? भले ये प्राइवेट बैंकों के दम पर आ रही है या फिर कुछ दिग्गज बैंकों के दम पर ही आ रही है, इसमें SBI हो, HDFC हो, जिनके वेटेज ज़्यादा है इंडेक्स में, उनके दम पर ही आ रही है, लेकिन आउट परफॉर्मेंस तो है। तो इसको आप कैसे रीड कर रहे हैं? क्या ये लंबी चलने वाली है, टिकाऊ नजर आ रही है आपको? देखिए, प्रदर्शन, जहां तक बैंकिंग क्षेत्र का सवाल है, प्रदर्शन अच्छा रहा था। प्राइवेट बैंक्स की भी प्रदर्शन अच्छी रही थी, एक आध बैंक को छोड़कर। अगर आप सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की बात करें तो उनका भी प्रदर्शन अच्छा रहा था। जो एक पॉकेट जिसमें नरमी या कमजोरी देखने को मिली थी वो थी माइक्रो फाइनेंस। और माइक्रो फाइनेंस जो भी संस्था उसमें शामिल है या बड़ा हिस्सा है उनका, उनके नतीजे थोड़े खराब रहे थे। अगर आप इसी के साथ देखें तो ये लग रहा है कि जब बैंकिंग में ये इम्प्रूवमेंट आ रहा है तो हो सकता है जो आप कह रहे हो उसका दबाव आ रहा है। और कुछ हंसी मजाक की अगर बात बोल दूं तो ये पिछले बुधवार को आखिरी बैंक निफ्टी का वीकली सेटलमेंट हुआ था। तो लोगों ने एक एक जो बोलते हैं व्हाट्सएप के ऊपर
माध्यम से कहा था कि रेस्ट इन पीस, बैंक निफ्टी का निधन हो गया, वगैरह वगैरह। मेरा ये मानना है कि जब ये फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट बंद हो चुका है, इससे इसकी ट्रू वैल्यू अब अवश्य सामने आएगी, क्योंकि ये भी एक सट्टे का जरिया हो गया था कि 9 में से 10 सप्ताह अगर आप आखिरी दिन ट्रेड करते थे तो इसमें शार्प वोलेटिलिटी लास्ट 1 डेढ़ घंटे में आती थी, जो सही कीमत नहीं होती थी निफ्टी, बैंक निफ्टी। तो खेलो इंडिया खेलो हो गया था और ट्रू पोटेंशियल ट्रू वैल्यू जो है वो बैंक निफ्टी की नहीं नज़र आ रही थी। लेकिन अब पिछले हफ्ते से जब से वीकली एक्सपायरी बंद होगी बैंक निफ्टी की, उसके बाद से शायद अब ट्रू पोटेंशियल इसका दिखने लगेगा। और शायद आपकी बातों से अगर मैं सर सही रीड कर पा रहा हूँ इन बिटवीन द लाइंस, तो शायद आप कह रहे हैं कि आउट परफॉर्मेंस जो है वो लंबी चलने वाली है, टिकाऊ रहने वाली है। भले कोई भी बैंक इसमें ज़्यादा वेटेज वाले बैंक ही भले ही चलते हुए नजर आए, लेकिन हाँ अब यहाँ से आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी में ज़रूर नज़र आ सकती है। कल अगर आप बाकी सेक्टर्स की बात करें तो उसमें आईटी एक ऐसा सेक्टर था सर जो कि डिसाइसिवली काफ़ी ज़्यादा पिटाई होती हुई नजर आ रही थी। उसमें तेल गैस भी कंट्रीब्यूट कर रहा था, मीडिया, फार्मा, एनर्जी, पीएसयू इंडेक्स ये सब गिरकर बंद हुए। चल क्या रहा था मेटल इंडेक्स, जहाँ पे हमने देखा चाइना से एक पॉजिटिव खबर आई तो जितने भी एल्यूमिनियम वाले स्टॉक्स थे उनमें अच्छी खासी तेज़ी बनती हुई दिखी। रियल्टी, ऑटो, पीएसयू बैंक्स, एफएमसीजी ये सब ऊपर बंद होते हुए नजर आए। और निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो हीरो मोटोकॉर्प जिसके नंबर्स आए थे उसके दम पर हिंडाल्को के साथ साथ ये स्टॉक भी ऊपर था और नेस्ले में भी हमने गेंस बनते हुए दिखे। गिरावट में आप देखिए टीसीएस, जैसे मैंने कहा आईटी कल का बड़ा एक्सीडेंट था, 2.5% के आसपास निफ्टी आईटी इंडेक्स गिरकर बंद हुआ। इसके अलावा बीपीसीएल, सिप्ला, इन्फोसिस, डॉक्टर रेड्डीज ये भी सब गिरकर ही बंद होते हुए नजर आए हैं। सर जो पॉवल साहब के कमेंट आए थे पिछले गुरुवार की शाम को, हम फ्राइडे को बंद थे, उसका रिएक्शन आज हमने मार्केट्स पे आता हुआ दिखा और उसी का इम्पैक्ट हमने आईटी सेक्टर पे भी बनता हुआ दिखा है। अब कहीं ना कहीं दारमदार ये बन रहा है सर कि यूएस में जो दरों में कटौती की रफ्तार है वो धीमी पड़ती हुई नजर आ सकती है। पॉवल साहब की कमेंट्री से एक चीज़ तो साफ होती हुई नजर आई है, अगर ऐसा हो जाता है तो क्या फिर आईटी में जितनी भी तेज़ी बनी थी या फिर जो होप्स बनी थी वो खत्म हो जाएंगी और ये तेज़ी का रुझान पूरा मंदी में बदल जाएगा? देखिए, एक और एक दो होगा ऐसा नहीं मानते। एक एक करके ये प्ले आउट करने को देंगे। अमेरिका के चुनाव में एक नया प्रेसिडेंट चुना गया है, उसके ऊपर बहुत बड़ी यूफोरिया हुई, 5-6 दिन चली। अब वो यूफोरिया भी कहीं न कहीं घट कर बाजार में गिरावट देख रहे हैं। जो इन्होंने चुनाव के समय अपनी चुनाव घोषणा पत्र में लिखा था, उसमें से क्या इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या एक्शन लेते हैं, वो भी देखना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी बात जो शेयर बाजार से कनेक्टेड इन्होंने कही थी वो ये कही थी कि टैक्सेस को ये कट करेंगे। टैक्स को कट करने का मतलब ये होता है कि एक तरह से लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी। अगर ये बढ़ती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। और अभी तक जो यूएस फेड की रणनीति रही है वो ये रही है कि जब तक इन्फ्लेशन एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर है, रेट में कटौती उन्होंने नहीं की थी। अब ये देखकर कि ये टैक्स कट होने से इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, तो क्या जो आप रेट कट कम होने की बात कर रहे हो वो हकीकत होगी या रेट कट नहीं होगा वो हकीकत होगी? तो बड़ा इंटरेस्टिंग समय है और ये सब होने के लिए 1.5 महीने और बाकी है। जनवरी के बाद ही ये सब चीज होंगे। अंतर्राष्ट्रीय फ्रंट पर चाइना के ऊपर जो ड्यूटी लगनी है, जो टैक्सेस लगने हैं, वो सब कैसे शेप लेते हैं। उम्मीद ये भी कही जा रही है कि शायद भारतवर्ष पे भी कुछ आइटम्स पे टैक्सेस लगेंगे, लेकिन फिर उनकी जो दोस्ती मोदी साहब से है वो कैसे रंग लेकर आती है। ये सब बड़े इंटरेस्टिंग टाइम है, लेकिन अपने बाजार में सबको तेजी चाहिए। उनको ये सब आउटकम के नतीजे नहीं चाहिए। तो वेट करना पड़ेगा 1.5 महीना कुछ भी होने के। वेट करना पड़ेगा 1.5 महीना। 20 जनवरी को ट्रम्प साहब की जो ऑफिशियल जो हैंडलिंग ओवर है प्रेसिडेंशियल पोस्ट का, वो उनको मिलेगा।
तो उसके बाद ही क्या फैसले आते हैं ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन सर चाइना पर टैरिफ लगे ना लगे, चाइना ने अपने जो टैरिफ्स हैं उनमें बदलाव करना शुरू कर दिया है। खासतौर पे जो एल्यूमिनियम और कॉपर प्रोडक्ट्स के जो ये एक्सपोर्ट पर रिबेट देते थे, वो जो टैक्स रेट है उन्होंने रिबेट ख़त्म कर दी है वो एक्सपोर्ट टैक्स के ऊपर। तो उसका फ़ायदा हमने ये देखा है कि एल्यूमिनियम स्टॉक्स पे ऊपर काफ़ी अच्छी तेज़ी कल के सेशन में बनती हुई दिखी। हिंडाल्को हो, नाल्को हो, कॉपर से जुड़े हुए शेयरों में भी काफ़ी अच्छे गेंस थे, चाहे वो हिंदुस्तान कॉपर हो, वेदांता हो। और उसके साथ साथ हिंदुस्तान जिंक में अपनी एक खबर थी कि ये अब गोल्ड में भी एंटर करते हुए दिखे हैं। तो मेटल एज अ पैक अगर हम देखें तो काफ़ी प्रॉमिसिंग यहाँ पे जो एक्शंस हैं वो बनते हुए दिख रहे हैं। आउट परफॉर्मर था कल के सेशन का, क्या ये आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगी सर, आपको लगता है, खासतौर पे जिस तरह के स्टेप्स चाइना ले रहा है अब? देखिए, चाइना एक पॉजिटिव फैक्टर है। भारतवर्ष की अगर आप बात करें, जहां पर मेटल कंज्यूम होता है, मैं मेटल को एज ए पैक बोल रहा हूं। इंडिविजुअली अगर आप देखें, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सभी मेजर इंडस्ट्रीज जो है, किसी में भी आपने स्लो डाउन की बड़ी बातें नहीं सुनी है। अगर एक जगह कुछ नेगेटिव न्यूज फ्लो है, तो वो ऑटो क्षेत्र में है, जहां पे इन्वेंट्री पाइलअप कुछ हुआ है, लेकिन अभी तक प्रोडक्शन कट होने की बात ऑटो से नहीं आई है। तो मान लीजिए ये इन्वेंट्री अगले 1-1.5 महीने में अगर नॉर्मलाइज हो जाती है, तो ये पूरा का पूरा पैक एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आपको आने वाले समय में दे सकता है। ओके, तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पूरे मेटल एज अ पैक में देखने को मिल सकती है। लेकिन कल का अगर आप एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो उसमें आपको नज़र आएगा कि जो कल स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें हमने ज़रूर कुछ गिरावट बनती हुई दिखी है। एडवांस डिक्लाइंस भी आप देखिए मंदड़ियों के फेवर में थे, ज़्यादा शेयर अगर आप देखेंगे गिरने वालों के फेवर में थे, 1700 शेयर से ज़्यादा गिरकर ही बंद हुए हैं। मिड कैप इंडेक्स मामूली एकदम 2 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ है, आप कह सकते हैं फ्लैट बंद हुआ है, लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी करीब 450 अंकों की थी। और स्मॉल कैप इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो भले ही आपको जो गिरावट है वो जितनी नज़र आएगी कल के सेशन की, हायर लेवल से अगर आप देखेंगे तो 525 अंकों का गोता स्मॉल कैप इंडेक्स ने लगाया, क्योंकि जो क्लोजिंग हुई है वो 52,000 के स्तर पर हुई है और 52,500 के ऊपर भी एक समय हमने स्मॉल कैप इंडेक्स को देखा था। तो जो एडवांस डिक्लाइन है वो तो ये दिखा रहा है कि बाज़ार में जो ब्रेड्थ है वो बाज़ार की कमज़ोर नज़र आ रही है और बाज़ार अभी भी मंदड़ियों की गिरफ्त में आपको नज़र आएगा। लेकिन फोकस इस चीज़ पे भी करना बहुत ज़रूरी है कि अब बाज़ार में कैसे आपको रणनीति बनानी है। कल बाज़ार बंद भी है, महाराष्ट्र में चुनाव भी है, तो उससे पहले आपको कैसे फोकस करना चाहिए, इस पर बात करते हैं। सर, आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट तो यही है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ खुलने वाला है, क्योंकि आप प्राइमरी मार्केट पे काफ़ी मजबूत पकड़ रखते हैं, आपकी गहरी नॉलेज है प्राइमरी मार्केट को लेकर, और इनफैक्ट आप जाकर कंपनियों को पहले परखते हैं, उनके प्लांट्स को देखते हैं, फिर उसके बाद किसी भी आईपीओ पर अपनी व्यू बनाते हैं। सर, ये एक कमेंडेबल बात है जो कि आपके साथ जुड़ी हुई है, और आप जितना ट्रैवल करते हैं, जितना एफर्ट्स करते हैं निवेशकों के लिए कोई भी राय देने से पहले, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। सर, तो एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ में आपकी क्या सलाह होगी, पैसा लगाया जाए या फिर एनटीपीसी का शेयर ज़्यादा अट्रैक्टिव है? आपने एक ही सेंटेंस में पूरा निष्कर्ष इसका निकाल लिया है संदीप जी। वाकई में आईपीओ के बनिस्बत एनटीपीसी में निवेश करना ज्यादा फायदेमंद लग रहा है मौजूदा स्तर पर। अगर देखें, ये जो 10,000 करोड़ की आईपीओ है, इसकी मार्केट कैप एट अपर प्राइस बैंड करीब 91,000 करोड़ रुपया होती है, जिसका 88% हिस्सेदार एनटीपीसी रहेगा। सिर्फ 12% इसमें डाइल्यूशन हो रहा है। तो साफ जाहिर है कि सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इसकी पेरेंट होगी, जो है एनटीपीसी। ये कंपनी सोलर के प्लांट लगा रहे हैं, छोटा सा हाइब्रिड भी है जिसमें सोलर और विंड है, लेकिन विंड की मात्रा बहुत कम है। सोलर में जो प्रोक्योरमेंट प्राइस होती है या जो बिजली को बेचने की जो दर होती है, वो देखते देखते काफी कम हो चुकी है, और अब ₹2.65 ₹2.78 के बीच में रेंज करती है। ये सब पीपीए जो है टिपिकली 15 से 25 साल के होते हैं, और इसके अंदर में जितनी आप उत्पादन करते हो
उसके ऊपर आपको पैसा मिलता है। क्योंकि सरकारी कंपनी है एनटीपीसी, एनटीपीसी ग्रीन, इसकी सॉवरेन रेटिंग जो होती है उसी रेटिंग पर इसे मिलती है और उसी हिसाब से इसको ब्याज लगता है। कंपनी अच्छी है, लेकिन ऐसा लगता है कि मौजूदा स्तर पर, क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग एसेट्स काफी कम है, करीब 3,500 मेगावाट की है, पी मल्टीपल, प्राइस टू बुक मल्टीपल, ईवी एबिडा, ये सब निवेशक के हित में नहीं है और सरकारी कंपनी होने के बावजूद ऐसा लगता है कि ये शेयर एक हायर वैल्यूएशन पे आ रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि बाजार का जो टोन थोड़ा सा सुस्त है, लिस्टिंग के बाद में आपको कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी बाजार में मिल जाए बनिस्बत अप्लाई करने के। ठीक है, तो पेरेंट कंपनी एनटीपीसी में रही है जो कि 450 वाला शेयर 366 रुपये पर आ गया। सब्सिडरी कंपनी एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ को आप छोड़ दीजिए, वहाँ पे पैसा बनने की गुंजाइश कम है। पेरेंट कंपनी एनटीपीसी में ज़्यादा पैसा बन सकता है। लेकिन सर, कल हमने देखा कि सिटी गैस कंपनियों में भी भारी गिरावट देखने को मिली थी, चाहे वो आईजीएल हो, एमजीएल हो, गुजरात गैस हो, अदानी टोटल हो। हालांकि दोनों शेयर कम गिरे, लेकिन आईजीएल एमजीएल पर ज़्यादा मार पड़ती हुई दिखी है। एक महीने में दूसरी बार हुआ है सर, इनकी एपीएम गैस का जो एलोकेशन है वो कट किया गया है 20% से। आप कैसे देख रहे हैं सर, ये जो एक ही महीने में 2 बार इनके साथ ये हुआ है, इनका पूरी तरह से बिजनेस मॉडल ही हिल जाएगा सर अगर महंगी गैस इनको अपने कस्टमर्स को देनी पड़ेगी। क्या इनके पास इतना दमखम है कि अपनी गैस प्राइसेस बढ़ा के अपने मार्जिन्स मेंटेन कर लें? सर, कहीं ना कहीं दाम तो बढ़ेगा और ये जब दाम बढ़ाएंगे तो इसके जो सबसे बड़े कस्टमर है वो है आपके ट्रांसपोर्ट सिस्टम, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, सॉरी माफ कीजिए, 2 व्हीलर नहीं, 3 व्हीलर हो, पैसेंजर कार हो, आपकी ये ओला उबर वाले हो, या सिटी गैस में जो आपके ट्रांसपोर्ट कंपनीज है वो हो। तो ये सबका एक कैस्केडिंग इफेक्ट आएगा और सरकार एक तरफ इनको एलोकेशन कम कर रही है, दूसरी तरफ वो ये भी चाहती है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। ये दोनों का बैलेंसिंग कैसे किया जाएगा ये वक्त बताएगा, बट एक डेंजरस प्रेसिडेंट इन्होंने सेट किया है दूसरी बार एपीएम गैस का एलोकेशन कट करके। तो क्या ये जो गिरावट हो रही है सर सिटी गैस कंपनियों के शेयरों में, खरीदारी का मौका है या रुकना चाहिए? सर, पहली बार जब हुई थी तब लोगों को लगा था कि एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन एक महीने के अंदर लगभग खत्म होते होते दूसरी बार हो जाना, अब जिसे कहते हैं कि सोच समझ कर निवेश करना पड़ेगा, क्योंकि कौन कह सकता है गारंटी के साथ कि तीसरी बार ये रेट ये कट नहीं करेंगे वापस। कहीं ना कहीं उनकी रणनीति बनी है कि इनको एलोकेशन सस्ता जो मिल रहा है उसे बंद कर दिया जाए। ठीक है, तो इनसे दूर रहें, यही राय फिलहाल निकल के सामने आ रही है। इंश्योरेंस सेक्टर पर आपकी राय क्या है सर? 100% एफडीआई के जो प्रस्ताव है उसके ऊपर विचार किया जा रहा है, खुद इरडा के जो चेयरमैन हैं वो भी इसके हक में नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनियों में हाल में जो गिरावट हुई उसके बाद खरीदारी कर सकते हैं? सर, पॉजिटिव न्यूज है, कंपटीशन कुछ और बढ़ेगा। भारतवर्ष में इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन को बढ़ाना एक बहुत ही अहम मुद्दा है। काफी अंडर पेनिट्रेटेड है इंडिया में ये चीज। तो ये सब चीज देखते हुए ऐसा मैं कह सकता हूं कि आगे जाकर कुछ न कुछ इसमें फायदा अवश्य होगा। ये देखना पड़ेगा कि कब तक क्या होता है, क्योंकि कई बार चर्चा होने में और निर्णय आने में बहुत समय बीत जाता है। ठीक है सर। होनासा कंज्यूमर में सर हमने देखा कल 20% का निचला सर्किट लग गया। नतीजे आने के बाद बाजार को बहुत निराशा हुई। इन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसमें कुछ बदलाव किए हैं। आपने नंबर्स को कैसे रीड किया है सर? ये 20% की गिरावट जस्टिफाइड है क्या? देखिए, मैंने नंबर्स रीड नहीं किए हैं, लेकिन इसके पिछले 2-3 तिमाही से जो नंबर आ रहे हैं वो संकेत दे रहे थे कि कुछ न कुछ कंपनी में गड़बड़ है। अब जिस हिसाब से ये नंबर आए हैं, इन्होंने जो बदलाव किए हैं, साफ लग रहा है
कि जब आईपीओ आया था और आईपीओ के इमीडिएटली बाद जो नंबर आए थे, उसमें कहीं ना कहीं जो बाजार में एक क्या कहते हैं उसे, एक नास्टी फीलिंग थी कि कहीं ना कहीं कंपनी ने अपने सेल्स को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया है, मार्केट में सिस्टम में इन्वेंट्री को डंप किया है, वो अब सामने आ रहा है। और ये गिरावट उस चीज की संकेत दे रही है कि उस समय नंबर्स सही सेल के नंबर नहीं थे, बट इन्वेंट्री पुश के नंबर्स थे। बिल्कुल, और इनफैक्ट आप देखिए ये जो डर है मार्केट का, वो स्टॉक को उसका जो आईपीओ इशू प्राइस था उसके भी नीचे ले आया। कल ये जो 20% का लोअर सर्किट लगा, स्टॉक पहुंच गया आपने 52 वीक लो पर। सर, बैंकों में आप कह रहे हैं, जो मैंने इन बिटवीन द रीड लाइंस रीड किया था, कि बैंकों में आउट परफॉर्मेंस जारी रह सकता है। क्या इसी तरह का कुछ रुझान एनबीएफसीज में भी देखने को मिल सकता है? क्योंकि कल बैंक्स कुछ पॉजिटिव बंद हुए, तो एनबीएफसीज में भी कुछ चुनिंदा स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें खरीदारी देखने को मिली, जिसमें मुथूट फाइनेंस देखिए, हालांकि इसमें नंबर्स का इंपैक्ट था, सम्मान कैपिटल यानी कि इंडेबुल हाउसिंग फाइनेंस, चोलामंडलम फाइनेंस होल्डिंग्स, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें हम देख रहे हैं कि कुछ बाइंग इंटरेस्ट लोअर लेवल से जरूर आता हुआ नजर आ रहा है। तो बैंकों के साथ साथ अब क्या एनबीएफसीज में भी खरीदारी की जा सकती है? संदीप, 42% के आसपास की वेटेज है बीएफएसआई स्पेस की निफ्टी में। अब ये जो कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कुछ स्टॉक इंक्लूड किए जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, उसके बाद नई वेटेज क्या आएगी, छोटी मोटी इसमें चेंज हो सकता है, बट बीएफएसआई स्पेस का बहुत ही बड़ा वेटेज निफ्टी में है। अगर आप देखें, अगर बाजार में रिकवरी सस्टेन्ड बेसिस पे आनी है, तो बिना बैंकिंग बीएफएसआई पार्टिसिपेट किए ये हो नहीं सकता। बैंकों का प्रदर्शन अच्छा है, सभी को पता है। उसी तरह एनबीएफसी में भी प्रदर्शन अच्छा है, और एनबीएफसी में अलग अलग चुनिंदा अगर आप सेगमेंट देखें, हाउसिंग फाइनेंस, गोल्ड लोन, ये सभी एनबीएफसी का प्रदर्शन अच्छा चल रहा है। तो मुझे लगता है यहां पर भी आउट परफॉर्मेंस बैंकों के साथ चलता रहेगा। ठीक है, तो एनबीएफसीज का भी आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगा। कुछ ऐसे रुझान सर टेक्निकल, माफ कीजिए, टेक्सटाइल स्पेस में भी देखने को मिल रहा है। कल के सेशन में कुछ स्टॉक्स तो बहुत ही बढ़िया आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, चाहे वो गरवारे टेक्निकल हो, लंबोदरा टेक्सटाइल्स हो, हिम्मत सिंह का सीडे हो, ट्राइडेंट हो, इन शेयरों में जबरदस्त खरीदारी का रुझान देखने को मिल रहा है। क्या ट्रंप साहब के आने से टेक्सटाइल सेक्टर को भी फायदा होगा? क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं सर? ड्यूटी का जो स्ट्रक्चर आने वाला है, जो ट्रंप ने इंडिकेट किया है, ये सबको देखकर लगता है कि जनवरी में बड़े बदलाव आएंगे। जब तक वो नहीं आते, फाइनल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। और उसी के साथ साथ एक चीज ध्यान में रखिए कि बांग्लादेश में जो टर्मोइल चल रहा है, उसके बाद बांग्लादेश जो भारतवर्ष से आगे निकल चुका था टेक्सटाइल में, उसे बहुत बड़ा सेटबैक लगा है, जिसका बेनिफिशियरी इंडिया बहुत बड़े रूप में आता है। ओके, तो ठीक है, अगर इंडिया को बेनिफिट होगा टेक्सटाइल एज अ स्पेस को लेकर, तो जाहिर सी बात है फिर जो टेक्सटाइल स्टॉक्स हैं उनमें भी इसका रिफ्लेक्शन साफ तौर पे नजर आएगा। एक सवाल सर आपसे लेना चाहूँगा, आपके पिक्स की ओर बढ़ूँ, क्योंकि आप बाजार को बहुत कीनली वॉच करते हैं और फंडामेंटली बेसिस पर देखते हैं। होल्डिंग कंपनी को लेकर आपकी व्यू क्या है सर? जब से एक वो मामला हुआ था एक स्टॉक को लेकर, जिसमें एक ही दिन में हमने 2 लाख % का मूव बनता हुआ दिखा था, केवल बुक वैल्यू से एडजस्टमेंट के चलते, आपकी क्या राय बन रही है सर? होल्डिंग कंपनियों में अभी भी वैल्यू है क्या? कुछ कंपनियां अभी भी ऐसी हैं जो अपनी बुक वैल्यू से नीचे कर रही हैं, उनमें ऊपर जाने का या उनमें खरीदारी करने का दमखम है अभी भी? आपने 3 सवाल पूछे हैं, तीनों का अलग अलग जवाब देता हूं। अगर आप वो 2 लाख % की बात करके अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मत कीजिए। अगर आप ये समझते हो कि होल्डिंग कंपनी में जो डिस्काउंट का प्रथा या सिस्टम चली आई है इतने वर्षों से, वो चलती रहेगी या कम होगी, इसलिए वैल्यू पिक के हिसाब से लेना है, अवश्य खरीदिए। लेकिन जैसे मैंने कहा, वो 2 लाख % के गेन के हिसाब से मत कीजिए। तीसरा, ये गैप आगे जाकर और कम होता जाएगा, जैसे कि लोगों को इसमें धीरे धीरे पता चले कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, फेयर वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या है। गैप कम होगा, और जैसे जैसे प्राइस डिस्कवरी बेहतर
और बेटर होती रहेगी, ये गैप कम होगा जो आपका अपसाइड है। तो मैं अगर सर सही समझ रहा हूँ या कुछ एक आइडिया लेने की कोशिश करूँ, जो भी होल्डिंग कंपनियां या इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनीज अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही हैं, क्या उनमें लॉन्ग टर्म के लिए व्यू बनाया जा सकता है इन एंटिसिपेशन, जैसे आप कह रहे हैं कि आगे चलते हुए डिस्काउंट कम होगा? बिल्कुल व्यू बनाया जा सकता है, लेकिन जब आप खरीदते हो तो आपके एक्सपेक्टेशंस को, वो जो एक किस्सा हुआ था जिसको मीडिया ने बहुत बड़ा इवेंट बना दिया, 2 लाख%, उसको भूल जाना चाहिए। तो एलसीड इन्वेस्टमेंट को भूल जाइए और ऐसी कंपनीज पे फोकस कीजिए जिनमें बुक वैल्यू से अभी भी काफ़ी नीचे कारोबार हो रहा है, और लॉन्ग टर्म का व्यू रखिए केवल इसी एंटिसिपेशन में कि आगे चलते हुए जो बुक वैल्यू से डिस्काउंट है करंट मार्केट प्राइस का, वो कम होता हुआ दिखेगा, लेकिन व्यू आपको लंबी अवधि का ही लेके चलना है। आखिरी सवाल आपसे सर, अब आपकी क्या राय होगी सर, कल छुट्टी भी है बाजार में, शॉर्ट टर्म के लिए या फिर मीडियम टर्म के लिए कोई ऐसे स्टॉक जो आपके रडार पे हैं जहां पे खरीदारी की जा सकती हो? संदीप, 3-4 चीज बोलना चाहूंगा कि बाजार में जब भी मिड वीक हॉलीडे आती है, ये मोमेंटम को डैमेज करता है, तोड़ देता है, और बाजार को वापस एक समय लगता है रिकवर करने के लिए। इस बार अनफॉर्चुनेटली पिछले शुक्रवार को भी छुट्टी थी, तो 3 दिन की छुट्टी के बाद बाजार कल खुले थे, और आज जब बंद होंगे तो फिर एक दिन की छुट्टी हो जाएगी। अमेरिका में क्या होगा इसके बीच, ये सब देखकर अपने को गुरुवार को जब बाजार खुलेगा तो वॉलेटाइल कुछ ज्यादा होगा, क्योंकि एग्जिट पोल आ जाएगा। एग्जिट पोल की वैलिडिटी पे शक है कई लोगों को, पिछले 2-3 बार जो नतीजे इन्होंने दिए थे और जो हकीकत आए थे उसको लेकर, लेकिन एग्जिट पोल है, इंटरेस्ट रहता है और बाजार उस पर रिएक्ट करता है। अब आ जाइए आपके सवाल कि पिक्स में या कहा मेरा रुझान है। मेरी कंपनी वही है जो मैं आपके शो पर अक्सर बात करता रहता हूं, उन शेयरों में कोई बदलाव नहीं है। टारगेट प्राइसेस जिसके अचीव हो गए वो अचीव हो गए, जिसके नहीं हुए उसमें स्टॉप लॉस लग गया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने शेयर चुना है वो गिरता नहीं है, खाली बढ़ता है। इन्हीं शेयर में लोअर वैल्यू में अब आप वापस निवेश कर सकते हैं। और जो 2 चीज मेरे हर समय स्टॉक रिकमेंडेशन में होता है, वो एक है प्रॉफिट बुकिंग और दूसरा है स्टॉप लॉस। बिना स्टॉप लॉस के आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, और जब आपका टारगेट आता है प्रॉफिट बुक कीजिए, क्योंकि आपके पास पैसा होना जरूरी है जो आप ऊंचे स्तर पर और कोई चीज लेने की क्षमता रखो। अब आ जाइए कहां पर इंडिविजुअली पैसा दिख रहा है। ये साल आईपीओ का साल रहा है, दुनिया भर के शेयर आए हैं, बहुत जबरदस्त फंड रेजिंग हुई है। कई ऐसी कंपनियां हैं जिनका प्रदर्शन पहले 5-7-10 दिन में शानदार रहा, और फिर जैसे जैसे लाइमलाइट से वो निकले उनकी प्राइस परफॉर्मेंस घट गई, शेयर बिलो इशू चला गया, हाई से 25-30% नीचे चला गया। लेकिन कंपनी की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी कहीं पर भी कम नहीं हुई है। ऐसे शेयरों में निवेश करके आज के दिन एक बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है कि आप वापस निवेश कर सके। कुछ उदाहरण के तौर पर आपको नाम दे सकता हूं, सीगाल इंडिया, पीएनबी हाउसिंग, आधार हाउसिंग। हाउसिंग क्षेत्र, अफोर्डेबल और हाउसिंग क्षेत्र एक बहुत बड़ा एवेन्यू है जो अच्छा कर रहा है, और आगे जाकर इसकी डिमांड भी अच्छी रहेगी। ठीक है सर, तो सीजल इंडिया, पीएनबी हाउसिंग, आधार हाउसिंग, और कुछ स्टॉक्स मैंने भी सर पीछे वाली फाइल्स निकाल रही है, मैं नोट करता रहता हूँ, उसमें वेदांता है, एंजल वन है, आपने JWL की बात करी है मुझे जो याद आ रहा है, इसके अलावा आपने जोमेटो की बात भी करी है, पीसी ज्वेलर भी आपने कहीं ना कहीं रेकमेंड किया है। तो कुल मिला के देखा जाए राय साफ है कि जिन जिन शेयरों के टारगेट हो चुके हैं और वो नीचे मिल रहे हैं, उनमें आप दोबारा एंट्री कर सकते हैं, और जिनके स्टॉप लॉस हिट हुए हैं उनमें आप नीचे के लेवल्स का वेट कर लीजिए, क्योंकि स्टॉक्स तो नहीं बदले हैं। हाँ, बाजार के साथ साथ लेवल्स जरूर बदले हैं, लेकिन स्टॉक्स वही हैं जिनके टारगेट अभी मीट नहीं हुए, उनमें आप बने रह सकते हैं, और जो नीचे मिल रहे हैं आपको, अगर आपके टारगेट अचीव हो चुके हैं तो दोबारा उनमें आप एंट्री करके चल सकते हैं।
हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां एक अच्छा सेक्टर है जो कि सर को लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल पसंद आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपनी राय देने के लिए, स्टॉक्स पे इतनी गहन चर्चा करने के लिए। जाने से पहले सर कोई डिस्क्लोजर जो आप शेयर करना चाहेंगे? सर डिस्क्लोजर तो नहीं है, जिन शेयर की रिकमेंडेशन की उसमें मेरा निवेश है, लेकिन एक छोटी सी विनती आपके सभी उन दर्शकों से है जो झारखंड और महाराष्ट्र में स्थित है, अपना वोट देना ना भूलें। बिल्कुल, अपना अधिकार है आपका ये, उसका ज़रूर पालन करें, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि बेहतर नतीजे राज्यों के चुनाव के जो हैं वो आ सकें और अच्छा एक फैसला निकल के सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। उम्मीद करते हैं आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ होगा। तो क्या खरीदें क्या बेचें को यहीं पर समेटते हैं, लेकिन सुबह 10:30 बजे बीच बाजार में मेरे सहयोगी विवेक मित्तल आपके साथ जुड़ते हैं। ग्लोबल मार्केट्स में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है वो तो आपको बताते ही हैं। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में किस तरह का एक्शन है, नतीजों का सीजन खत्म हो चुका है तो अब बाजार के लिए कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं, इसके ऊपर भी खास तौर पे फोकस रहता है। आपका कोई सवाल है, कोई आपके मन में दुविधा है, आप सवाल भी पूछ सकते हैं सुबह 10:30 बजे से 12 बजे के बीच में बीच बाजार में, सोमवार से शुक्रवार। तो क्या खरीदें क्या बेचें को यहीं पर समेटते हैं। अब आपसे गुरुवार को मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।